हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर हम करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के अध्याय 10। इसका नाम है तरलों के यांत्रिक गुण का संपूर्ण सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस लेक्चर में करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। इसका 27वां क्वेश्चन यहाँ पर है, वायुमंडलीय दाब संबंधी टॉरिसेली के प्रमेय जो प्रयोग है उसका वर्णन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया रखा है। यहाँ पर एक ये पात्र है, इस पात्र के ऊपर एक ये परख नली है, इसे हम केस नली बोलेंगे। ऊपर P इक्वल टू 0 है और नीचे P इक्वल ATM है। और जहाँ तक ये पारा भरा हुआ है वहाँ तक की जो हाइट है वो H है। इस प्रकार से ये टॉरिसेली प्रमेय जो है, टॉरिसेली जो प्रयोग किया था वायुमंडलीय दाब मापने का, उसका चित्र है। यहाँ पर आप देखेंगे, इस चित्र के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसका वर्णन करना है। तो यहाँ प्रश्न में ये है कि इसका वर्णन आपको करना है। प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि सबसे पहले टॉरिसेली ने सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब मापन को मापने के लिए एक ऐतिहासिक प्रयोग किया था, जिसे टॉरिसेली का प्रयोग कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को बैरोमीटर या फिर वायुमंडलीय दाब वायु दाब मापी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका पूरा का पूरा वर्णन आपको यहाँ करना है। तो इसका वर्णन हम इस प्रकार से कर देंगे। चित्र को हमने पहले समझ लिया है कि चित्र में क्या है। तो इस अनुसार यहाँ पर आपको वर्णन करना है कि इसमें मजबूत कांच की बनी 1 मीटर लंबी नली होती है, जिसका एक सिरा बंद होता है। इस नली का एक सिरा क्या होता है, बंद होता है। नली को पूर्णतः पारे से भर दिया जाता है। अब खुले सिरे को अंगूठे से दबाकर पारे से भरे बर्तन में इस प्रकार उलटकर रख देते हैं कि नली का खुला सिरा पारे के अंदर हो। हमें क्या करना है कि नली में पारा जो है उसको पूरा का पूरा भर देना है, और भरने के बाद जो सिरा खुला है उसको अंगूठे की सहायता से बंद करके हमें जो पारे से भरा हुआ पात्र पहले से रखा हुआ है उसमें उसको करके रख देना है। ध्यान रहे, वायु का बुलबुला नली में प्रवेश न कर में पारे का तल धीरे धीरे गिरने लगता है और एक निश्चित जगह पर आकर उसका रुकना बंद। इस स्थिति में बर्तन में पारे के तल से नली में पारे के तल की ऊंचाई, अर्थात नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर 74 सेंटीमीटर होती है। ये आपको लंबाई में ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नली में पारे की स्तंभ के ऊपर खाली स्थान में हो जाता है, इसे टॉरिसेली निर्माण कहते हैं। लेकिन अलग भी है, इसे कहा पर ये समझ सकते। फिर हमें थोड़ा सा वर्णन और करना है कि मापते कैसे हैं। इस प्रकार से मापते हैं। यहाँ नली में पारा अपने भार के कारण नीचे आता है, जबकि वायुमंडल की वायु उसे दबाकर ऊपर चढ़ाने का प्रयास करती है। वायुमंडलिक दाब नापना है, कारण से जब पारे के स्तंभ के भार के कारण दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो पारा ठहर जाता है। जब पारा ठहर जाता है, इस प्रकार नली पारे के स्तंभ की ऊंचाई से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। इस प्रकार से रहेगी वो वायुमंडलीय दाब मापन हम कर लेंगे। इस प्रकार से यह टॉरिसेली प्रयोग का है। उसके बाद अगला 28वां प्रश्न है यहाँ पर, द्रवों के अविरतता का सिद्धांत से सातत्य समीकरण कहते हैं। ये और सिद्ध की सातत्य समीकरण है और इसे सिद्ध भी करना है। सिद्धांत के अनुसार द्रवों के अविरतता सिद्धांत है, उसके अनुसार क्या होता है कि जब कोई आदर्श आदर्श द्रव वो होता है जो असंपीड्य हो और अशान हो। द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, तो नली के प्रत्येक स्थान पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और द्रव प्रवाह के वेग के गुणनफल जो है वो नियत रहता है। ये प्रमेय यहाँ पर सातत्य समीकरण के अनुसार है, सिद्धांत है। जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, नली के प्रत्येक स्थान पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल तथा द्रव प्रवाह के वेग का गुणनफल नियत रहता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यदि उस नली का क्षेत्रफल a है और उसका आयतन v है, उसका जो वेग है वो v है, a v बराबर हो जाता है नियतांक। ये सातत्य समीकरण के अकॉर्डिंग अब हमें इसको
भी करना है तो हम इस प्रकार से इसको यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, सिद्ध करने के लिए हम मानते हैं कि हमारे पास एक असमान परिच्छेद वाली नली है। तो हम यहाँ नली का एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। नली का एक सिरा है बड़ा है, नली का एक सिरा जो है वो की तुलना में छोटा है। परिच्छेद वाली नली है, यहाँ से आपको मिला। इस एक सिरा छोटा है, एक सिरा बड़ा है, तो इधर वाले सिरे को हम ए नाम दे लेते हैं, इधर वाले सिरे को हम दे देते हैं। पहले वाला सिरा जो है इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि इसका सिरा A1 और इस बी सिरा है इसका क्षेत्रफल A2 है। यहाँ पर जो द्रव बह रहा है आगे की ओर का वेग है, द्रव का जो वेग है हम मानते हैं ए बिंदु पर इसका जो वेग है वो 1 है, और बी सिरे पर जो द्रव बाहर की ओर निकलेगा उसका जो वेग है वो v2 वेग है। ये तो हो गया। उसके बाद हमें लिखना है ये मानने के बाद हमें उत्पत्ति में ही लिखना है कि सिरे ए से बहने वाला द्रव 1 सेकंड में जो दूरी तय करता है वो v1 करता है। और जब v1 दूरी तय करता है तो हम लिखेंगे सिरे ए से प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन। सिरे ए से प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन, द्रव का आयतन होगा दोनों का गुणनफल A1 V1 या A1 E1। सेम ऐसा कैसे क्या होगा कि बी सिरा बी है, इससे द्रव बाहर की ओर निकलेगा, तो सिरे बी से प्रति सेकंड बाहर निकलने वाले द्रव का आयतन सिरे से प्रति सेकंड, आपको यहाँ लिख प्रति सेकंड बाहर निकलने वाले द्रव का आयतन, तो ये हो जाएगा A2V2। क्या होगा A2V2 होगा। जब A2V2 हो रहा है तो ये हमने निकाला था आयतन, तो हम इसका द्रव्यमान निकालते हैं। तब सिरे ए से प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव्य का आयतन लिखते हैं यहाँ पर। तब सिरे ए से प्रवेशित द्रव का द्रव्यमान में आपको खाली यहाँ ये करना है, इन दोनों में m द्रव्यमान हम मानते हैं उसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देना जाएगा A1 m A1 V1 m को घनत्व के सापेक्ष भी कर सकते हैं, तो घनत्व के सापेक्ष करना इसको ठीक रहेगा। तो हम डी ये जो घनत्व की मात्रा है वो यहाँ पर और यहाँ पर एक समान ही रहेगी। और सिरे बी से निष्कासित, इससे क्या होगा द्रव निष्कासित होगा, बाहर निकलेगा। निष्कासित द्रव का आयतन, यहाँ पर द्रव भी आपको द्रव्यमान लिख हम कर बराबर होगा टू, क्या होगा ये A2V2, क्योंकि ये जो द्रव यहाँ पर प्रवेश कर रहा है वो धारा रेखीय है, तो द्रव का प्रवाह है, द्रव का प्रवाह है वो धारा रेखीय है, द्रव का प्रवाह धारा रेखीय है। इसलिए क्या होगा सिरे ए से प्रवेशित द्रव का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा सिरे बी से बाहर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान, यानी कि A1 V1D इक्वल होगा A2V2। आप देख सकते हैं डी दोनों तरफ है तो डी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच जाएगा A1 V1 इक्वल टू A2, यानी कि जो नली का एक चौड़ा हिस्सा था वहाँ पर भी A1 V1 और जो नली का पतला हिस्सा था वहाँ पर भी A2 V2, इन दोनों का इंटू हो रहा है और बीच में यहाँ बराबर का इन आ गया है। हम यहाँ बोल सकते हैं कि वो नियत होता है, या हम बोल सकते हैं ए क्या हो जाएगा का नियत। तो यही जो प्रमेय है, ये प्रमेय हमें सिद्ध करना गया था और इस प्रकार से सिद्ध जाती है। लिख देते हैं ये
तथ्य समीकरण है, तथ्य है। क्या लिख सकते हैं, यही द्रव का अविरतता का सिद्धांत है। इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट पूरा करना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। बहते हुए द्रव में कौन कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए, तो बहता है उसमें तीन प्रकार की ऊर्जा होती है। पहली होती है गतिज ऊर्जा, नाम लिख लेते हैं। पहली होती है गतिज, दूसरी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, और तीसरी उसमें होती है दाब ऊर्जा। तीन प्रकार की ऊर्जा उस द्रव के अंदर होता है जो बहती है। एकांक द्रव्यमान और एकांक आयतन क्या दे रखा है, मतलब हम करना तो है, एग्जाम में आ जाए तो आप या तो एकांक द्रव्यमान वाला डेरिवेशन कर सकते हैं या आयतन वाला या एकांक। हम यहाँ पर दोनों देख लेते हैं। पहला करते हैं गतिज ऊर्जा से संबंधित वाला, हेडिंग डाल लेते हैं पहले गति। पहले हेडिंग हमें डाल लेना है। अब गतिज ऊर्जा के अंदर हमें लिखना है, माना जो द्रव है उसका द्रव्यमान m है, जो द्रव्य है द्रव बह रहा है उसका द्रव्यमान है, और उसका जो वेग है वो v है, वेग से बह रहा है। तो जब v वेग से बह रहा है तो इस संबंध में जो गतिज ऊर्जा है वो हो जाएगी, तब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ पर तो गति कर रहा है उसकी गतिज ऊर्जा v², क्योंकि हमें अब ये निकालना है एकांक द्रव्यमान के लिए और एकांक आयतन के लिए। तो सबसे पहले हम एकांक आयतन के लिए निकाल लेते हैं। एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन वाले द्रव की गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। गतिज ऊर्जा, अब एकांक आयतन है तो आप यहाँ सिंपल सा ये काम कर दें कि इस क्वेश्चन में आप m से डिवाइड कर दें। यहाँ देख सकते हैं m से m कैंसिल हो जाएगा, तो पर जो एकांक आयतन होगा, पहले हम एकांक द्रव्यमान वाला है ये हमने यहाँ पर m लिख दिया है, तो m ये एकांक द्रव्यमान हो गई है। हाँ, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड में m क्या है, तो ये एकांक द्रव्यमान वाले द्रव की गतिज ऊर्जा हो गई है, m से m आउट हो गया है, तो यहाँ पर बचा है 1/2 v²। तो एकांक द्रव्यमान वाले द्रव की गतिज ऊर्जा कितनी आ गई है, ये आ गई है 1/2 v²। फिर इसी प्रकार से हम एकांक आयतन वाले द्रव की गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो एकांक आयतन वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, एकांक जो आयतन है वो हम v मानते हैं, तो ये बनेगा 1/2 स्क्वायर बटे में आपको कैपिटल V लिख देना है। यहाँ से हम थोड़ा सा सरल करेंगे तो ये बनेगा 1/2 बटा कैपिटल V और ये v²। अब ये द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन जो होता है वो घनत्व हो जाता है। क्या हो जाता है, घनत्व हो जाता है। यहाँ पर एकांक आयतन वाले द्रव की गतिज ऊर्जा आ जाएगी 1/2 dv² आ जाएगी, ये 1/2 dv²। तो ध्यान रखें आप, एकांक द्रव्यमान होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 v² और एकांक आयतन होगा तो उसकी द्रव की गतिज ऊर्जा होगी 1/2 ये वाला 1/2 d² हो जाए। उसके बाद हम करते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा। हमें करना है इसकी स्थितिज ऊर्जा, हम लिख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। दूसरा स्थितिज स्टडी में मान है कि m द्रव का जो द्रव वो m है, v वेग से बह रहा था और प्रत्युतल से इसकी ऊंचाई h मानी। स्थितिज ऊर्जा में क्या, प्रत्युतल से ऊंचाई h है, h
प्रवाहित है या तब इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तब स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है एम, क्या हो जाएगी mgs होगी सूत्र वाली। अब हमें एकांक द्रव्यमान के लिए निकालना है और एकांक आयतन के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हम एकांक द्रव्यमान के लिए निकाल लेते हैं। एकांक द्रव्यमान लिख सकते हैं, द्रव के एकांक द्रव्यमान स्थितिज ऊर्जा सूत्र ये था mgh। mgh में क्या करना है आपको, m से डिवाइड कर देना है, m से m कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। द्रव के एकांक द्रव्यमान स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी dh। ठीक वैसे ही आपको द्रव के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा वैसे निकालेंगे, बटे में आपको लिख देना है कैपिटल, तो mgh बटा कैपिटल V। यहाँ पर देखिए m बटे d बन रहा है, m बटे v बन रहा है, gh है, और अभी हाल हमने देखा m बटा v को हम d लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो ऊर्जा है वो आ जाएगी dh। तो द्रव के एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा है, एकांक की gh, और द्रव की एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा आ गई हमारे पास। इसकी दाब ऊर्जा बची है, दाब ऊर्जा। तो दाब ऊर्जा निकालने के लिए हम मानते हैं कि जो द्रव है वो गति तो कर रहा है, बह रहा है, और उस पर जो आरोपित दाब है वो हम लगाते हैं। दाब उस पर कोई उस पर दाब आरोपित किया जाता है। तो जब हम इस पर कोई दाब आरोपित करेंगे तो उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, और स्पीड में कुछ परिवर्तन होगा तो वह कुछ जो दूरी पहले तय कर रहा था उसकी स्पीड में बढ़ोतरी हो जाएगी दाब आरोपित करने से। तो उस द्रव की जो दाब ऊर्जा है वो हमें निकालना है। तो हम मानते हैं कि जो द्रव है उसका क्षेत्रफल नली में प्रवाहित हो रहा है, उस नली का क्षेत्रफल A है, प्रवाहित नली का क्षेत्रफल A है, उस पर हमने दाब P आरोपित किया है। तो दाब P आरोपित करने से क्या होगा, जो द्रव है वो x दूरी तक बह रहा है, दूरी कितनी तय कर रहा है, वो x दूरी तय कर रहा है। तो द्रव की दाब ऊर्जा निकाल लेते हैं। द्रव की दाब ऊर्जा, द्रव की दाब ऊर्जा बराबर होगी किया गया कार्य, तो हम कार्य वहां कर रहे हैं, और कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, या हम यहाँ पर दूरी भी लिख सकते हैं। तो बल इंटू क्या होगा, दूरी होगा। बल हम जो आरोपित कर रहे हैं वो क्या आरोपित कर रहे हैं, कि दाब का सूत्र क्या होता है, P बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम बल का मान निकाल लेते हैं, F का मान निकाल लेते हैं। तो A इसके इंटू में होगा तो यह होगा P इंटू A होगा। तो यहाँ बन जाएगा PA इंटू एक्स, क्या बनेगा PA इंटू एक्स, और क्षेत्रफल और दूरी इन दोनों का जो गुणनफल है वो आयतन बन जाता है। तो हम यह लिख देंगे PV, क्या लिख देंगे हम, PV यहाँ लिख देंगे। तो जो द्रव की दाब ऊर्जा है, तो जो द्रव की दाब ऊर्जा है वो आ गई, द्रव की दाब ऊर्जा ये आ गया है, क्या गया है PV। यहाँ V क्या है, बराबर हो गया A इंटू एक्स, क्या हो गया इसका आयतन हो गया। अब द्रव की एकांक द्रव्यमान की दाब ऊर्जा निकाल लेते हैं। द्रव के एकांक द्रव्यमान की दाब ऊर्जा, तो यहाँ
पर आपको क्या करना है, एकांक द्रव्यमान के निकाल रहे हैं तो इसमें आप इससे m से डिवाइड कर देंगे। m से डिवाइड करते हैं तो देखिए b बटा m आ रहा है, उल्टा आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं p बटा 1 इंटू b बटा m। ये क्या है, घनत्व का उल्टा है, घनत्व का उल्टा है। तो जब घनत्व का उल्टा है, जहाँ पर m बटा v होता था तो हम d लिखते थे, तो हम इसको 1 बटा d यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हो गया p बटा 1 इंटू 1 बटा d। यहाँ पर हम ना कर लेंगे तो ये आ जाएगा p बटा d। यहाँ पर एकांक द्रव्यमान की जो दाब ऊर्जा है वो आ गई p बटे d। d आपने घनत्व है। उसके बाद द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा यहाँ पर पीवी थी, एकांक आयतन लेना है तो बटा वी कर दिया यहाँ पर एकांक के लिए। आप ये देख सकते हैं इस वी से हो गया, तो यहाँ पर एकांक आयतन की जो दाब ऊर्जा है वो आ गई है पी। तो इस प्रकार से द्रव जो बहता है उसकी तीनों ऊर्जाएं इस प्रकार से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा, तीनों हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। पहला हम ज्ञात कर सकते हैं गतिज ऊर्जा, हमारे सामने यहाँ पर आई है। वाली एकांक द्रव्यमान वाले द्रव की गतिज ऊर्जा आई है हमारे पास 2 वी स्क्वायर। एकांक आयतन वाले द्रव की गतिज ऊर्जा आई है 1/2 वी स्क्वायर। फिर स्थितिज ऊर्जा हमने निकाला तो द्रव के एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा ये है GH। द्रव के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा मिली हमें DGH। और लास्ट में थर्ड नंबर पे हमने निकाला है द्रव की दाब ऊर्जा। तो दाब ऊर्जा हमें मिली है, एकांक द्रव्यमान के लिए दाब ऊर्जा ये है P/D और एकांक आयतन की दाब ऊर्जा मिली हमें इक्वल में P। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बर्नौली का सिद्धांत लिखना है। बर्नौली का केवल आपको यहाँ पर सिद्धांत लिखना है, तो हम इस प्रकार से सिद्धांत लिख देंगे। बर्नौली की प्रमेय के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव कैसा होना चाहिए, तो आदर्श द्रव असंपीड्य और अशांत दोनों चाहिए। जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की घर्षण रहित नली में धारा रेखीय प्रवाह में बिना किसी अवरोध बह रहा हो, किसी अवरोध से बह रहा हो, तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर नियत है। तो उसकी ऊर्जा है वो क्या होती है, प्रत्येक बिंदु पर नियत रहती है। अर्थात करके हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, तीन प्रकार की ऊर्जाएं थी, प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस दाब ऊर्जा। तीनों ऊर्जाएं क्या होती, फल है वो नियत रहता। ये बर्नौली के प्रमेय का सिद्धांत है। फिर अगला प्रश्न है, 31वां क्वेश्चन है, बहिस्त्राव वेग क्या है, परिभाषा में लिखना है। टोरिसेली का नियम क्या है वो हमें लिखना है, और बहिस्त्राव वेग से संबंधित स्त्राव बताना है। इस वेग का जो टोरिसेली बहिस्त्राव वेग है इसका मान हमें लिखना है। तो देखिए बहिस्त्राव वेग परिभाषा लिखेंगे, किसी छिद्र से किसी द्रव का बहिस्त्राव वेग v उस वेग के बराबर होता है जो जिसे कोई वस्तु द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से उस छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए प्राप्त कर लेती है। क्या होता है कि जैसे किसी बर्तन में द्रव भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र कर दिया, तो ये जो है इसे यहाँ पर तय कर लेगा। स्पीड इसकी बढ़ती है ऊपर से, इस बिंदु से यहाँ धरातल पर आते समय इस वेग को हम बोलते हैं बहिस्त्राव वेग।
फिर हमें लिखना है टोरिसेली प्रमेय लिखना है। तो टोरिसेली की प्रमेय इस प्रकार से है, किसी सूक्ष्म छिद्र से निकलने वाले एक तरल वेग का परिमाण मान दिया था, जिसे हम परिमाण बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, उस वेग के परिमाण के बराबर होता है जिससे कोई वस्तु द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से उस छिद्र स्वतंत्रतापूर्वक या गुरुत्व के अधीन गिरते हुए प्राप्त कर लेती है। हमें यहाँ पर इसका सूत्र लिखना था, तो सूत्र हम इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे। बहिस्राव वेग तो v बराबर होगा अंडर रूट में 2gh, बराबर क्या होगा, बहिस्राव वेग अंडर रूट 2gh, जहाँ है अचर राशि है, गुरुत्व की त्वरण है, और h तो h की ऊंचाई है। तो इस प्रकार से 31 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन हो हम इस वीडियो में कर चुके हैं। आई होप कि आपको जो वीडियो है सॉल्यूशन है वो अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें, सब्सक्राइब कर, ताकि आगे आने वाली आपको मिलता